इधर ध्यान दीजिए। डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब है कि आपने कुछ और ख़रीदा है और वो ख़रीदने पर आपने उस आदमी को जिससे ख़रीदा है, जो वेंडर है, उसको आपने पैसे देने के बजाय डिबेंचर दे दिए। दैट इज़ डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपने कैश नहीं ली, आपने कुछ और लिया है, जैसे कोई एसेट ख़रीदा और एसेट के बदले में आपने डिबेंचर इशू कर दिया है। ठीक है, इसमें दो नॉर्मल सी एंट्री होती हैं। पहली एसेट खरीदने की, सिंपल एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप डिबेंचर दे रहे हैं उसको और वेंडर को डेबिट कर रहे हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का। कब ज़रूरत होती है इनकी, जब डिबेंचर आप प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। इस फॉर्मूले की तब ज़रूरत होती है जब आप डिबेंचर या तो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं या प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है परचेज प्राइस ऑफ एसेट, यानी जितने का आपने एसेट खरीदा है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, यानी कि आपने डिबेंचर कितने का बेचा है, वो प्रीमियम पे बेचा है। तो मान लो 100 का डिबेंचर 10 प्रीमियम पे बेचा तो 110 आएगा। 100 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे बेचा है तो यहाँ 90 आएगा। दैट इज़ इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। अच्छा, इस केस में कभी कभी हम दूसरे का पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं, तब हम एंट्री क्या करते हैं, तब हम एंट्री करते हैं एसेट्स टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। और वेंडर में क्या आता है, पूरा परचेज कंसिडरेशन। जितने का हमने डिसाइड किया है कि तेरा पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं और इतने का खरीद रहे हैं, तो वो वेंडर का नाम ऑलरेडी भर देते हैं उतना। ठीक, अब इस केस में कभी कभी डेबिट में या क्रेडिट में डिफरेंस आता है। आपने डेबिट भर लिया, क्रेडिट भर लिया, जहां बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपको देखना पड़ेगा। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आती है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, यानी आपने गुडविल भी खरीदी है। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये कब होता है, जब आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, यानी उस बिजनेस का एसेट्स भी टेक ओवर कर रहे हैं और लाइबिलिटी। अगर सिर्फ एसेट खरीद रहे हैं तो पहले वाली एंट्री थी, और पहले वाली एंट्री में गुडविल और कैपिटलिज्म नहीं आते। इस केस में भी दूसरी एंट्री यही है, वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर। मैंने एक एग्जांपल लिया है सिंपल सा। मशीन खरीदी आपने 99,000 रुपीज़ की, किससे, एबीसी लिमिटेड। आपका वेंडर कौन है, एबीसी लिमिटेड। और उसको 6% डिबेंचर दिए हैं 100 वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो पहली एंट्री हम जो करेंगे वो हम करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड्स अकाउंट। कितनी, 99,000। आपने कितने की मशीन खरीदी है, 99,000 की मशीन खरीदी है। तो पहली एंट्री एसेट टू वेंडर हमने 99,000 कर दी। ठीक, दूसरी एंट्री करने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं बेटा यहां पर, परचेज प्राइस ऑफ एसेट 99,000, एम आई राइट, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। 100 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट यानी 90 रुपए, 1100 डिबेंचर आप इशू करोगे। ठीक है, अब आप अमाउंट भरोगे कैसे, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। इस अमाउंट को आप कैसे फिल करेंगे वो ध्यान दीजिए। पहली तो एबीसी लिमिटेड आपने जितना ऊपर क्रेडिट किया है नीचे उतना ही डेबिट कर देंगे। एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 99,000, इसमें कोई दो राय नहीं। और 6% डिबेंचर अकाउंट। अब ये डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये लिख तो लिया है, इसमें भरोगे कैसे, इसमें अमाउंट फिल करोगे इस नंबर को यूज करते हुए। जो नंबर आपने निकाला है, वो नंबर क्यों निकाला है, वो इसीलिए निकाला है कि उस नंबर को आप यूज करोगे। तो यहां पर जैसे कि आपको मालूम है कि जहां परसेंटेज डिबेंचर लिखा है वह हमेशा फेस वैल्यू वाली है, तो कोई इसमें दो राय नहीं है। तो 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1,10,000। और यहां 1100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट 11,000। ठीक है, ये नंबर यहां दोनों जगह यूज हो गया। डिस्काउंट वाले अमाउंट में डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज डिबेंचर में
फेस वैल्यू से। हैव यू गॉट दिस अंडरस्टूड? अब ये आपको बेटा ये क्या था, परचेज ऑफ एसेट एंड इशूइंग डिबेंचर्स, या फिर डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये पहली एंट्री फर्क होगा जब हम पूरा बिजनेस खरीदेंगे, बाकी सब प्रोसीजर सेम रहेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने वाला भी। इज दैट ओके? अब आ जाते हैं बेटा डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। हम कभी कभी अपने डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह इशू करते हैं। पहले तो ये समझें कि कोलैटरल सिक्योरिटी होता क्या है। कोलैटरल मतलब कोई ऑलरेडी सिक्योरिटी आपने इशू करी है, वो कम पड़ रही है, तो बैंक ने एक और सिक्योरिटी आपसे मांगी है, उस सेकेंडरी सिक्योरिटी के नाम पर आपने डिबेंचर इशू कर दिया। आपने मान लीजिए कोई लोन लिया और उस लोन के अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी आपने मोर्टगेज कर दी, लेकिन बैंक को लगता है कि यार ये प्रॉपर्टी जो आपने मोर्टगेज करी है ये कम पड़ सकती है, तो बैंक आपसे एक सेकेंडरी सिक्योरिटी मांग रहा है कि इनकेस प्राइमरी सिक्योरिटी फॉल्स शॉर्ट, आप डिफॉल्ट करते हैं लोन रीपे करने में और प्राइमरी सिक्योरिटी शॉर्टफॉल होती है, तो उस केस में बैंक सेकेंडरी सिक्योरिटी यूज करेगा, वरना नहीं करेगा। तो वहां पर आप डिबेंचर को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं। जब आप बैंक डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो उस केस में आपके पास दो निवारण होते हैं, दो ऑप्शंस होती हैं अकाउंटिंग को लेकर। एक, आप बिना जर्नल एंट्री के कर दें, दो, जर्नल एंट्री के साथ करें। मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पर कि आपकी कंपनी ने लोन रेज किया है 5 लाख का और बदले में 6000 डिबेंचर 100 वाले इशू एज अ कोलैटरल कर दिए। तो पहला केस विदाउट जर्नल एंट्री, आप जर्नल एंट्री नहीं कर रहे। जब जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं तो इसको दिखाएंगे कहां? जैसे मैंने बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाए हैं, वैसे ही आप छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना के दिखा देंगे। एक्सट्रैक्ट इसी को कहते हैं जब पूरी आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे। तो आपने बैलेंस शीट बनाई, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 लाख रुपए जो आपने लोन रेज किया है। इज दैट ओके? नोट्स टू अकाउंट्स में आ गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है साहब? टर्म लोन फ्रॉम बैंक है 5 लाख रुपए। नीचे आपको सिर्फ यहां ब्रैकेट में मेंशन करना है एज अ नरेशन रेज्ड बाय इशूइंग 6009% डिबेंचर ऑफ 100 डीज एज कोलैटरल। ये काम खत्म आपका। बस आपने अपनी बैलेंस शीट में ये मेंशन कर देना है कि आपने जो ये लोन रेज किया है उसके अगेंस्ट आपने डिबेंचर इशू किए हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। बस ये काम आपका खत्म। दिस इज फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ योर डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है? सेकेंड ट्रीटमेंट, जहां पर मैंने आपसे कहा कि आप जर्नल एंट्री करेंगे। बेटा डिबेंचर इशू करने की जर्नल एंट्री तो होती है बैंक टू डिबेंचर, हाँ या नहीं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। लेकिन यहां आपको पैसा तो मिल नहीं रहा, पैसा मिल रहा है लेकिन लोन के लिए। उसके लिए आपने एंट्री करी होगी बैंक टू बैंक लोन। वो एंट्री तो आपने कर दी होगी। कौन सी एंट्री करी होगी? बैंक टू बैंक लोन। मैं एंट्री किसकी बात कर रहा हूं? डिबेंचर इशू करने की। अब जब आपने बैंक को डिबेंचर इशू किया है, उस डिबेंचर इशू करने के बदले में आपको कुछ नहीं मिला, आपको पैसे नहीं मिले, तो एक तरह से आपने अपने लिए एक लॉस खड़ा किया है। आपने फ्री में डिबेंचर इशू किए हैं, आपने अपने लिए एक लॉस खड़ा किया जो धीरे धीरे करके आप राइट ऑफ करोगे। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा नहीं आया, आना क्या चाहिए था? बैंक 2% डिबेंचर, बैंक आ नहीं रहा, तो आपने क्या किया? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक? अब बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगी, इस पे ध्यान देना बेटा। ये वाली ट्रीटमेंट सेम होगी, ये वाली मैंने दोबारा नहीं दिखाया, ये तो होगी ही। ठीक है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में टर्म लोन दिखाएंगे अंडर नोट्स टू अकाउंट्स, और उसमें ये नरेशन भी मेंशन करोगे। उसके अलावा क्या करोगे? यहां टर्म लोन और सेम नरेशन दिखाने के बाद आप क्या करोगे? लिखोगे 9% डिबेंचर, क्योंकि आपने डिबेंचर इशू किया तो वो भी एक तरह की आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है। तो 9% डिबेंचर आएगा 6 लाख रुपए, लेकिन उसी टाइम माइनस कर देंगे माइनस डिबेंचर सस्पेंस, जो कि आपका एक फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट की तरह दिखा दो या यहीं पर इसमें माइनस कर दो, यहां पर माइनस करना सेफ है। आप 9% डिबेंचर दिखाओ 6 लाख रुपए, उसमें से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 6 लाख रुपए जो आपने एंट्री करी है ये माइनस करके 0 करके दिखा दो, क्योंकि अल्टीमेटली इसका इफेक्ट तो आपका होगा नहीं कुछ भी। आप ये सोचो जाएंगे कहां? बेटा ये 9% डिबेंचर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर, और ये डिबेंचर सस्पेंस एज अ फिक्टिशियस एसेट्स अदर नॉन करंट एसेट्स में जाएगा, है ना? पैसा आया नहीं ना बेटा,
तो आपने एक तरह से अपने लिए एक लॉस इकट्ठा किया है। बेटा जितने भी फायदे होते हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो लाइबिलिटी में जाते हैं, और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं वो कहां जाते हैं? एसेट्स में। तो इट शुड गो इन दी एसेट्स। या फिर आप यहीं लाइबिलिटी में आपने टर्म लोन दिखाया, नीचे डिबेंचर लिखे और डिबेंचर में से डिबेंचर सस्पेंस माइनस किया, खत्म। सो दो तरीके हैं आपके पास डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करने के। एक, आप बिना जर्नल एंट्री के सिर्फ मेंशन कर दें कि आपने ये जो लोन रेज किया है बाय इशूइंग दी डिबेंचर्स एज कोलैटरल। दूसरा, जर्नल एंट्री करें और जर्नल एंट्री के बाद ये ट्रीटमेंट तो दिखाएंगे ही, उसके अलावा एक ये काम और करके दिखा देंगे कि डिबेंचर लिखेंगे, उसमें से डिबेंचर सस्पेंस माइनस करें। आई होप इट इज ओके।